नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपकी ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाई का अधिक से अधिक फायदा उठाना है। मतलब आप ये समझिए कि पिछले साल भी हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, उसका आप सभी के पास अनुभव है। फिर इस साल भी परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई का ही सहारा लेना होगा। एक बात मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं बच्चों कि यदि आप में पढ़ने की ललक है, यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। बस आपको ये करना होगा कि जिस समय आपको शिक्षक पढ़ाते हैं, आप पूरी तन्मयता से ये मान के कि ये टीचर सामने खड़े हैं और उस तरह से आप कॉपी किताब लेकर के बैठिए और पढ़िए। आप याद करिए क्लास में कैसे पढ़ते थे। आप क्लास में आपके सामने कॉपी होती थी, किताब होता था, टीचर पढ़ाते थे तो आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ रहता था। लेकिन अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं ना, ऑनलाइन पढ़ाई में आप लोग करते ये हैं कि किसी भी तरह से बैठ जाते हैं, किसी भी तरह से मोबाइल को किनारे रख देते हैं, कभी सुनते हैं, कभी इधर उधर मुंह करते हैं, कभी घर में कोई बुला रहा है, कभी कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो फिर ये मान के चलिए कि मैं पढ़ रहा हूं। और परिवार के जो लोग हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें किसी तरह से डिस्टर्ब मत करिए। मैं देखता हूं कि उनका कैमरा ऑन होता है तो बच्चे जो हैं वो उनके आगे से पीछे से बहुत सारे लोग आते जाते और उनसे बात भी करते हैं बीच बीच में, तो बच्चे कैमरे को ऑफ करके और बात करने लगते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप सभी बहुत समझदार हैं, मैं क्या कहूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, वो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही अच्छी। बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, आप बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुन के बहुत आनंद लिए होंगे। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इतनी अच्छी कहानी है कि इसे आप सुनेंगे तो आपका मन जो है वो एकदम खुश हो जाएगा। ये कहानी दो बैलों की है बच्चों। दो बैल हैं और वो बहुत संघर्ष करते हैं। उनकी आज़ादी छिन जाती है, वो अपनी आज़ादी को बचाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं और कभी भी कोई अनुचित काम नहीं करते हैं। जैसा समय आता है वैसा काम करते हैं। कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करते, कभी महिलाओं को तंग नहीं करते। तो जब इस कहानी को आप सुन के और खत्म करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कहानी है वो कहीं न कहीं से आज़ादी की कहानी है। दो बैल हैं जो अपनी आज़ादी को लेकर के लड़ रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी आज़ादी को कोई छीन ले तो आपको कैसा लगेगा। आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपनी आज़ादी को वापस पाने के लिए कुछ भी करेंगे। बैलों ने भी अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और बहुत संघर्ष किया। लेकिन इस संघर्ष में बैल कभी अनैतिक और अनुचित काम नहीं करते हैं। उन्होंने हमेशा अच्छा काम करते हुए अपनी आज़ादी पाने की कोशिश की। एक बैल थोड़ा सा गुस्सैल है, उसका नाम है मोती, और एक बैल बहुत समझदार है, उसका नाम है हीरा। मोती जब भी गुस्से में आता है तो हीरा उसको समझाता है। लेकिन मोती की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि वो भी बहुत अच्छा बैल है। वो गुस्सा तो जाता है लेकिन तुरंत जब हीरा समझाता है तो मान भी जाता है। अब आइए इस कहानी के लेखक के बारे में जाने। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। बच्चों, प्रेमचंद के बारे में ये जानिए कि प्रेमचंद एक बहुत बड़े लेखक थे और उनका नाम आज भी हिंदी साहित्य में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद की कहानियों में आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा, पंच परमेश्वर पढ़े होंगे, है ना, मंत्र पढ़ा है आपने, नमक का दरोगा पढ़ा है आपने, ईदगाह कहानी आपने पढ़ी है। ढेर सारी कहानियां हैं बच्चों जिसे आप पढ़े हैं, है ना। नशा कहानी आपने पढ़ी होगी। तो इस तरह से लगभग 300 से अधिक कहानियां प्रेमचंद ने लिखी हैं और मानसरोवर नाम का एक संकलन है, कलेक्शन,
उसमें इनकी कहानियों का कलेक्शन है, तो उसका नाम है मानसरोवर, याद रखिएगा। प्रेमचंद ने ढेरों उपन्यास लिखे हैं बच्चों, इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है, अगर आप कॉपी रखे हैं तो उसमें लिख लीजिए कि उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, है ना। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, ठीक ना। और लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखे हैं। परीक्षा में आ सकता है प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं, 200 से अधिक, 100 से अधिक, 300 से अधिक, 400 से अधिक, तो आप लिखेंगे 300 से अधिक, ठीक है। प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का क्या नाम है? प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का नाम मानसरोवर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों की बात की जाए। आप सुने भी होंगे गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं मुंशी जी के। तो आप सभी तो अभी छोटे बच्चे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे और आपकी समझ बड़ी होती चली जाएगी, तो आप इन उपन्यासों को लेकर के पढ़िएगा। फिलहाल जो हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानी है, 2 बैलों की कथा, उसे हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है बच्चों कि हम इस साल से हमारी पढ़ाई थोड़ी सी बदल गई है। हम क्या करते हैं, जो लेखक है उनका जीवन परिचय भी पढ़ते हैं और वहां से भी सवाल आता है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, जो प्रेमचंद हैं उनका जीवन परिचय पहले ही पन्ने में है, इसको मैं पढ़ता हूं, आप सभी मिलाइए, किताबें निकाल लीजिए, क्योंकि अगर किताब नहीं रखेंगे सामने, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप अपना समय खराब करेंगे। इसलिए किताब निकालिए, मैं जो बोल रहा हूं उसे मिलाइए, और बिल्कुल देखिए, आप मुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप खुद को धोखा दे सकते हैं क्या? आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, बैग लेकर के बैठिए अपना, और उसमें से मैं कह रहा हूं कि हिंदी की किताब निकालिए, एक कॉपी निकालिए, तो आप फटाक से निकालिए, और किताब सामने रखिए, हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए, बगल में एक कॉपी रखिए, और जो फैक्ट्स बताता जाऊंगा उसको उसमें नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, मैं पढ़ता हूं, मिलाइए। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। यहां से प्रश्न उठ सकता है, प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ था? बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। आप चाहें तो किताब में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? यहां से सवाल उठ सकता है, धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई, सिर्फ ग्रेजुएशन की है, बीए तक। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया तो प्रेमचंद ने अपने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए और लेखन कार्य करने लगे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। बहुत कम उम्र पाए थे, लेकिन इस कम उम्र में जितनी बड़ी उपलब्धियां प्रेमचंद ने हासिल की बच्चों, मैं आपसे बता रहा हूं कि आज भी प्रेमचंद के कद का कोई लेखक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। भारतीय हिंदी साहित्य में कहानियां लिखने की परंपरा थोड़ी अलग ढंग से आगे बढ़ी है, बहुत अच्छी कहानियां लिखी जा रही हैं, बहुत अच्छे उपन्यास लिखे जा रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद जहां खड़े हैं उसके आसपास उनका अपना मकाम है ना, उनकी अपनी तस्वीर है, उसे कोई छू नहीं सकता। अब आइए देखिए, जो मैंने आपको बताया था, प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसमें से प्रश्न आ सकता है कि प्रेमचंद के कहानी संकलन को क्या कहते हैं, या निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, या प्रेमचंद के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो आप ये एक जगह लिख लीजिए। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया।
कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। सिर्फ कहानी ही नहीं लिखे हैं, उपन्यास ही नहीं लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं और दूसरे तरह का गद्य साहित्य भी उन्होंने लिखा है। गद्य और पद्य दो साहित्य होते हैं बच्चों। पद्य साहित्य कविताओं के साहित्य को कहते हैं और गद्य साहित्य जो मैं पढ़ रहा हूं, जिसे हम इस तरह से पढ़ते हैं, उसको गद्य साहित्य कहते हैं। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। क्या मतलब हुआ इस पंक्ति का कि प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते थे। प्रेमचंद मानते थे कि साहित्य के माध्यम से, मतलब लिटरेचर के माध्यम से, कविता, कहानियों, उपन्यासों, इन सब के माध्यम से समाज को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? लोग कहानियां पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, उनका मन बदलेगा, उनको कहानियां पढ़ के अच्छा लगेगा, वे भी वैसा करना चाहेंगे, तो वे गलत रास्ते से हटके सही रास्तों की ओर जाना शुरू कर देंगे। इसलिए प्रेमचंद कहते थे कि साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है समाज को बदलने में। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। प्रेमचंद जहां रहते थे बच्चों, जो उनका क्षेत्र था, वो ग्रामीण भी था और शहरी भी था। इसलिए वो दोनों जीवन को बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी कहानियों में गांव के चित्रण को भी बखूबी किया, बहुत अच्छे से किया, और जो शहरी जीवन है उसे भी बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी कहानियों में दिखाया। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। उनकी जो रचनाएं हैं, जो कहानियां, उपन्यास लिखते थे, उसका सब्जेक्ट क्या है, उनका विषय क्या है, किस विषय पे वो कहानियां लिखते थे? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मजदूरों का शोषण, है ना, किसानों की तकलीफ, इस पे वो कहानियां लिखते थे। मजदूरों को सताया जाता है, कम मजदूरी दी जाती है, उनका हक मार लिया जाता है, इस पर लिखते थे। समाज में महिलाओं को जितना अच्छा स्थान मिलना चाहिए, उतना अच्छा स्थान इस समाज ने महिलाओं को नहीं दिया है। आज भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती दिखती हैं, उस पर भी लिखा है ना। तो तमाम चीजों के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में लिखा है। ये जो कहानी आप पढ़ेंगे वो किसके बारे में है? स्वतंत्रता आंदोलन के ही बारे में है। स्वतंत्रता आंदोलन, जिसे आप अंग्रेजी में फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट किया था ना, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। क्या है बच्चों, आप लोग अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये बताना पड़ता है कि इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों, जो गांधी जी ने जो फ्रीडम स्ट्रगल किया था, उसको ध्यान में रखते हुए भी प्रेमचंद जो है वो अपनी कहानियां लिखते हैं। तो ये जो कहानी है दो बैलों की कथा, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि दो बैल हैं जो अपनी आजादी को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो ये कहानी कहीं न कहीं, प्रेमचंद की ये कहानी जो है वो गांधी जी का जो देश को स्वतंत्र कराने का जो आंदोलन चल रहा था, उससे भी प्रेरणा लेता हुआ दिखाई देता है। प्रेमचंद का कथा साहित्य बहुत व्यापक है, बहुत 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 सारे विषयों पर उन्होंने, व्यापक मतलब बहुत ज्यादा। तो उनका जो कथा साहित्य है, मतलब जो कहानियों का साहित्य है, वो बहुत, उसका जो विषय है वो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा है। बहुत सारे विषयों को उन्होंने अपनी कहानियों में लिया है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। और उन्होंने सिर्फ मनुष्यों के बारे में ही नहीं लिखा है, पशु पक्षियों को लेकर भी कहानी लिखी है उन्होंने। जैसे ये देख लीजिए, दो बैलों की कथा, बैलों को लेकर कहानी लिखी ना उन्होंने, बैलों को हीरो बनाया। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। प्रेमचंद अपनी कहानियों को बहुत सरल लिखते हैं बच्चों, बहुत सरल, ताकि कोई भी पढ़ के समझ जाए। गांव गांव में लोग प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते और समझते हैं बच्चों। इसलिए प्रेमचंद की कहानियां इतनी लोकप्रिय हैं कि उन्हें समझने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। उनकी भाषा बहुत सरल है, सरल हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी शब्दों को रखते हैं। उन्हें ये नहीं है कि भाई मैं हिंदी में लिख रहा हूं तो मैं अरबी के शब्दों को क्यों इस्तेमाल करूं।
उर्दू के शब्दों को क्यों इस्तेमाल करूं, ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा से दुराव नहीं है उनको। अपनी लेखनी में यथास्थान जहां जरूरत है, जहां जैसी जरूरत है, वो वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं तो कहीं अंग्रेजी के शब्द आ जा रहे हैं, कहीं अंग्रेजी के वाक्य आ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अंग्रेजी के जो वाक्य हैं वो इसलिए जरूरी हैं कि आप समझ सकें। वही प्रेमचंद की विशेषता है कि वो जो अपनी कहानियां लिखते हैं तो जहां भी उन्हें लगता है कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तो वो वैसे शब्दों को वहां लिखते हैं। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। ठीक है, तो ये एक संक्षेप में जीवन परिचय हमने प्रेमचंद का पढ़ लिया है बच्चों। और जो जो प्रश्न जहां से आने हैं मैंने बता ही दिया आपको। प्रेमचंद किस गांव में जन्मे, कब जन्मे, उनकी कहानियों के संकलन को क्या कहा जाता है, उनके 2-3 महत्वपूर्ण उपन्यासों के नाम, है ना, उनकी भाषा की क्या विशेषता है, वे सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी कहानियों का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, किस विषय पे लिखते हैं, तो मजदूरों का शोषण के ऊपर लिखते हैं, किसानों के ऊपर लिखते हैं, किसानों की व्यथा, दुख तकलीफ के बारे में लिखते हैं, महिलाओं के बारे में लिखते हैं, महिलाओं की क्या परेशानियां हैं उनके बारे में लिखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में लिखते हैं। तो ये सब आपको जानना होगा। ठीक है बच्चों, और चूंकि मैंने कई बार आपको बता दिया तो मुझे लगता है कि अब आपको भूलेगा नहीं। अब चलिए हम सीधे कहानी पे आते हैं बच्चों। और अगर इस बीच, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस बीच अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर प्रश्न लिख करके भेज देंगे कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसको Q&A कहते हैं ना, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो आप मुझे प्रश्न लिख करके भेजिए, मैं उसका जवाब बना करके एक वीडियो आप लोगों को दूंगा, जिसमें सिर्फ 9वीं ही नहीं 10वीं का भी प्रश्न होगा, 7वीं का भी होगा, 8वीं का भी होगा। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कहानी पढ़ना शुरू करता हूं। अब आप लोग खूब मन लगा के ये कहानी सुनिए। कहानी अभी शुरू नहीं हो रही है, अभी तो भूमिका है, मतलब इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं प्रेमचंद, वो लिखा हुआ है। कहानी दरअसल शुरू होती है अगले पन्ने से, जहां से शुरू होगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। गधा नाम सुना है आपने? आप कहेंगे सर अचानक गधा गधा क्यों कहने लगे? गधा का मतलब क्या होता है बच्चों? लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। गधा का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। आप अभी तक गधा का मतलब क्या समझते थे? बेवकूफ, कमजोर दिमाग वाला, है ना, मूर्ख। अच्छा चलिए ठीक है। बैल, अक्सर मैं जब बच्चों को प्यार से डांटता हूं ना, तो बहुत प्यार से डांटता हूं बच्चों को, गुस्सा के कभी नहीं डांटता। तो प्यार से डांटता हूं तो मैं बोलता हूं बैल कहीं के, तो बच्चे बहुत हंसते हैं। तो बैल का मतलब क्या होता है? बैल भी वैसा ही है, थोड़ा सा मोटी बुद्धि वाला, हमेशा मारपीट पे उतारू, थोड़ा कम समझदार, कम अक्ल। लेकिन गधा और बैल में होशियार कौन है? या फिर गधा और बैल दोनों को हम मूर्ख समझ सकते हैं क्या? देखो, गधा आखिर मूर्ख कैसे है? इतना मेहनत करता है, मालिक को पलट के जवाब नहीं देता, कभी किसी को मारता नहीं है, काटता नहीं है, जो रूखा सूखा दे लो खा लेता है, तो फिर उसे लोग मूर्ख क्यों कहते हैं? बैल का भी वही है, दिन भर खेत जोतवा लो, हाँ, शांत रहने वाला जीव है, उसको जब तंग करोगे तब मारेगा, तो फिर उसको भी मूर्ख क्यों कहते हैं? क्या चुप रहना, शांत रहना, मालिक से कॉपरेट करना, मालिक को खुश रखना, खूब मेहनत करना मूर्खता होता है? तो फिर हम गधों को मूर्ख क्यों समझते हैं? चलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। भाई गधा तो बहुत मेहनत करता है,
धोबी का कपड़ा धोबी घाट ले जाता है, धुलवाता है, ढो के घर ले आता है, मालिक चार डंडा मारता है तो भी पलट के कुछ नहीं बोलता है ना, फिर सड़ी सड़ी घास दे देता है तो भी बेचारा खा लेता है, एकदम चुप, कुछ बोलता भी नहीं है। तो फिर लोग उसको मूर्ख क्यों कहते हैं? क्या न बोलना, झगड़ा न करना, बदमाशी न करना, खूब मेहनत करना, पलट के जवाब भी न देना मूर्खता की निशानी है? तो फिर गधे को मूर्ख क्यों समझते हैं? सवाल है ना। इसी तरह बैल का मामला है कि बैल न किसी का जवाब देता है, न कुछ करता है, खेत जोतता है, सीधा साधा जानवर, उसको लोग मूर्ख क्यों कहते हैं? यही सवाल प्रेमचंद जो है वो पहले पन्ने में उठा रहे हैं बच्चों। और फिर गधे का जो गुण है वो तो साधु संतों का गुण है भैया। साधु संत जो हैं न किसी को कुछ बोलते हैं, न किसी से कोई मतलब रखते हैं, संसार त्याग के जंगल में रहते हैं, न डांटते हैं न मारते हैं, कोई कुछ दो थप्पड़ मार भी दे तो जय श्री राम बोल के वहां से चल देते हैं। तो फिर गधे को तो साधु कहा जाना चाहिए, बैल को भी साधु कहा जाना चाहिए। कहा जाना चाहिए ना भाई, गधे का जो गुण है वो साधुओं का गुण है, सीधापन है ना, तपस्या, मेहनत, ये सब तो साधुओं का गुण है। तो गधा अगर मैं किसी को कह दिया तो उसको बुरा मानना चाहिए क्या? उसको पलट के कहना चाहिए कि हाँ सर, गधा बहुत समझदार होता है, सर गधा बहुत मेहनती होता है, ठीक है, अच्छा है, प्राउड है मुझे, आपने मुझे गधा कहा। थोड़ा गधे का गुण देख लीजिए सर, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि गधा कहना ठीक है कि नहीं है। इसी तरह मैं बैल कह देता हूं तो भी कहना चाहिए सर बैल तो बहुत ही मेहनती होता है, सर अहिंसक होता है, किसी को मारता नहीं है, तंग नहीं करता है, खूब मेहनत करता है। तो मैं प्राउड फील कर रहा हूं, मुझे गर्व है कि आप मुझे बैल कह रहे हैं। वास्तव में सर आप हमें संत कहना चाहते हैं, है ना, लेकिन कोई मानता नहीं है। चलो मैं पढ़ रहा हूं, बिल्कुल यही बात जो मैं आपको सरल शब्दों में समझाया ना, यही बात इसमें कहा गया है पहले पन्ने में। तो मैं पढ़ रहा हूं, आप मिलाइए। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन मतलब जिसके पास बुद्धि ना हो। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब भी किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। किसी को भी बेवकूफ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? क्या सचमुच वो बेवकूफ है या उसके सीधेपन के कारण हम उसे मूर्ख कहने लगे हैं? क्या सीधा होना मूर्ख कहलाना होता है? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, हम ये तय नहीं कर पाते हैं। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय, ब्याई हुई गाय मतलब जो गाय तुरंत बच्चा दी है, वो बहुत ही आक्रामक होती है। उसके बच्चे के पास जाओ, हो करेगी एकदम सींग को ऐसे करके, है ना। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, शेर जैसा बन जाती है बिल्कुल। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता भी देखो बहुत आक्रामक नहीं होता। आपके घर में कुत्ता होगा ना, डॉगी, वो आप आएंगे ना तो लुपुर 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 जीभ और हाथ को ऐसे ऐसे करके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप पीटने के लिए करेगा तो चारों खाने चित्त होकर आप पेट ऊपर कर लेगा, चारों पैर ऊपर कर लेगा, लुप लुपाने लगेगा। एक लात मार दीजिए तो काय 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 करता हुआ भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही ऐसा करिए तो चला आएगा। इतना सीधा। तो कुत्ता भी बहुत सीधा और गरीब जानवर होता है। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है, हाँ हाँ कर देता, हाँ करता है ना, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा न सुना। लेकिन गधा एक ऐसा जानवर है जो कभी क्रोध नहीं करता, कभी भी क्रोध नहीं करता। हालांकि उसकी दुलत्ती में बहुत ताकत होती है, दुलत्ती मारता है तड़ाक से एकदम, लेकिन कब? जब कोई दूसरा जानवर उसको तंग करता है तब।
जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में एक आध बार कुलेल कर लेता होगा, कुलेल मतलब आनंद मौज मस्ती, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए भी नहीं देखा, वो खुश भी नहीं होता कभी, है ना। उसके चेहरे पर एक विषाद, विषाद मतलब दुख, उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, मतलब परमानेंट एक दुख उसके चेहरे पे रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा, पराकाष्ठा मतलब एक्सट्रीम, है ना। ऋषि मुनियों के सारे गुण गधे में एकदम एक्सट्रीम पे है, पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं, मतलब बहुत हाइट पे। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, मतलब गधे के अंदर ऋषि मुनियों का गुण है, लेकिन आदमी उसको क्या कहते हैं, बेवकूफ। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, इतना अच्छा गुण है उसके भीतर, लेकिन उसका इतना इंसल्ट, इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत जबरदस्त बात बोल रहे हैं यहां पर प्रेमचंद बच्चों, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। आप बहुत सीधे मत बनिए, थोड़े टेढ़े भी रहिए, नहीं तो लोग आपको गधा और बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि गधा टेढ़ा नहीं है, एकदम अच्छा जानवर है, सीधा साधा जानवर है, तो लोग उसे मूर्ख कहते हैं। इसलिए आप भी सीधे मत बनिए ज्यादा। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब आप जो है डंडा लेकर के सबको पीटने चले जाइए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां पर जैसी जरूरत है, कहीं गुस्साने की जरूरत है तो आप जरूर गुस्साइए, बता अपनी असहमति कहीं दर्ज करनी है कि नहीं नहीं मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं, तो बताइए, हर बात सहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब प्रेमचंद उस समय जिस समय लिख रहे थे उस समय की बात बता रहे हैं कि उस समय अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बहुत भारतीयों को सताया जाता था, तो वही कह रहे हैं कि देखिए अफ्रीका में भारतीयों की क्या स्थिति है, क्योंकि भारतीय सीधे हैं। फिर क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, अमेरिका में उस समय भारतीयों को एंट्री नहीं मिलती थी, क्यों नहीं मिलती थी, क्योंकि ये सीधे हैं बेचारे, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, गम खा जाना मतलब चुप रह जाना, गम खा जाते हैं, चुप रह जाते हैं, फिर भी बदनाम है। अब देखिए भारतीयों को अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता, दक्षिण अफ्रीका में उनकी दुर्दशा हो रही है, उस समय की बात बता रहे हैं। क्यों, जबकि भारतीय तो इतने सीधे हैं बेचारे, किसी शराब नहीं पीते, मारपीट नहीं करते, है ना, किसी का पलट के जवाब नहीं देते, फिर भी उन्हें क्यों नहीं घुसने दिया जाता अमेरिका में। और वहीं पर देखिए कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। क्यों नहीं घुसने दिया जाता, क्योंकि वो जीवन का जो आदर्श है, अमेरिकियों ने जो जीवन का आदर्श तय किया है उसके हिसाब से भारतीय फिट नहीं बैठते, ऐसा उनका मानना है अमेरिकियों का, कि भारतीय लोग ना थोड़े अच्छे नहीं हैं। अब पता नहीं उनके हिसाब से अच्छा होना क्या होता है भाई। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लग जाते। अगर भारतीय भी अमेरिकियों की तरह ही जवाब देना सीख जाते, ईंट का जवाब पत्थर से, तो शायद अमेरिका झुकता और भारतीयों को अपने देश में आने देता। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। जापान को देख लीजिए, एक बार वो युद्ध में जीता, विश्व युद्ध में, और एक बार जीतने के बाद सब जापान के सामने हाथ जोड़ने लग गए। तो क्या भारत जापान से भी गया गुजरा है। तो कहने का मतलब ये है, प्रेमचंद ये कहते हैं कि आदमी को बहुत सीधा नहीं होना चाहिए, अपनी सहमति असहमति हमेशा बताना चाहिए। अगर आप किसी चीज से सहमत हैं तो बताइए, सहमत नहीं है
तो भी बताइए, बहुत सीधा बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रेमचंद कहते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम गधा है। अब आप बताइए कि वो कौन है। गधे का एक छोटा भाई है जो उससे कम गधा है, और वो है बैल। और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ बैल को कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, बछिया का ताऊ किसे कहते हैं? आप सीधे एक लाइन लिखिए, बछिया का ताऊ बैल को कहते हैं। प्रेमचंद ने बछिया का ताऊ किसे कहा है? प्रेमचंद ने बछिया का ताऊ बैल को कहा है। ठीक है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आया। अड़ियल बैल मतलब अड़ जाने वाला। और कभी और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, इसलिए उसका स्थान गधे से थोड़ा नीचा है। मतलब गधा अगर महाबेवकूफ है तो बैल थोड़ा कम बेवकूफ है, थोड़ा होशियार है। इसलिए मूर्ख जानवरों की श्रेणी में सबसे पहले गधे को रखा जाता है। और बैल चूंकि कभी कभार असंतोष जाहिर कर देता है, गुस्सा जाता है, इसलिए वो गधे से थोड़ा कम है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया ना? अब इन्हीं दो बैलों की कहानी है। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है। ये जो मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूं, वहां से कहानी शुरू हो रही। ऐसे ही दो बैल थे, एक का नाम था हीरा, एक का नाम था मोती। ठीक, चलिए मैं पढ़ता हूं। बहुत ही जबरदस्त कहानी है बच्चों, एक दिन में खत्म नहीं होगा, 2-3 पीरियड लगेंगे इसको खत्म करने में। ठीक है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब देखिए यहीं पर बहुत सारे प्रश्न उठ गए। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। इस पाठ में बहुत सारे नाम हैं, सबको याद रखिएगा। बैलों के नाम हीरा और मोती। मालिक का नाम क्या पढ़े बताइए? झूरी काछी। झूरी नाम है उसका, काछी उसकी जाति है। तो झूरी काछी के दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। बैलों की जाति कौन सी थी? पछाई जाति। बच्चों पछाई जाति के बैल बहुत बड़े होते हैं। मतलब हमारे सरगुजा में जो आप बैल देखे होंगे ना, थोड़े छोटे होते हैं, इतनी हाइट के बैल होते हैं सरगुजा में। मोटे मोटे होते हैं हालांकि, लेकिन इतने बड़े से ज्यादा नहीं होते। लेकिन पछाई जाति के बैल इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं। और ये लंबी लंबी सींग, बाप रे। यूट्यूब पे या गूगल पे टाइप करके पछाई जाति का बैल देखिएगा ना, ये यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, यह बड़े बड़े ऊंचे डील वाले बैल होते हैं, पछाई जाति के बैल। और वही उसी जाति के बैल थे हीरा और मोती। बड़े सुंदर बैल थे, बड़े ही सुंदर, सफेद एकदम झक सफेद, नुकीली सींग, डील। जो डील मतलब जो यहाँ पे जो बैल का ऊंचा रहता है उसको डील बोलते हैं। ठीक ना? डील बड़ी अच्छी। कहा जाता है कि जिस बैल की डील अच्छी मोटी तगड़ी होती है ना, वो बैल बहुत ताकतवर होता है। तो डील भी उनकी बहुत अच्छी थी, एकदम हीरो बैल थे। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिन साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों बहुत दिन से साथ में एक ही मालिक के यहाँ रह रहे थे, इसलिए हीरा और मोती दोनों में भाईचारा मतलब भाइयों के समान दोस्ती हो गई थी। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा में विचार विनिमय करना मतलब बिना बोले ही अपनी बात दूसरे को समझा देना, इसको बोलते हैं मूक भाषा में बात करना। बैलों को आपने बात करते सुना है? नहीं सुना है ना? लेकिन बैल एक दूसरे की बात कैसे समझ जाते हैं? बिना बोले, मूक भाषा में।
एक दूसरे से कुछ कह देते हैं और ये ताकत आदमी को प्राप्त नहीं है। अब चलिए मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, समझे आपने क्या बोला? नहीं समझे ना? लेकिन बैल ऐसे ही बात कर लेते हैं। तो बैल ज्यादा हमसे ज्यादा अच्छा हुआ, हमसे ज्यादा गुणवान हुआ कि हम? बैल हुआ ना, हमसे ज्यादा गुण है ना बैल में, वही। तो दोनों एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। पता नहीं कैसे एक बैल दूसरे बैल के मन की बात को समझ जाता था, हम नहीं जानते कैसे समझ जाता था। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अवश्य ही बैलों में कोई ऐसी गोपनीय ताकत थी, सीक्रेट पावर था उनके अंदर, जो मनुष्य को प्राप्त नहीं है। हालांकि मनुष्य कहता है कि मैं जीवों में सबसे श्रेष्ठ हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं। भाई तो बैल वाला गुण तुम्हारे भीतर क्यों नहीं है? बिना बोले आपस में बातचीत करके दिखाओ, नहीं कर सकते ना, तो बैल ही श्रेष्ठ हुआ ना। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। आप देखिएगा, दो बैल या दो गाय, बछड़े, बच्चे, उनको गाय कैसे चाटती है, वही उनके प्रेम करने का तरीका है। तो ये दोनों बैल भी आपस में एक दूसरे को जीभ से गर्दन में, पीठ में चाट लिया करते थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। कभी कभी थोड़ा सा आओ देखते हैं किसमें कितना ताकत है। आप लोग भी करते हैं ना कभी कभी दोस्तों के बीच में, ये तेरे में ज्यादा ताकत है कि मेरे में ज्यादा ताकत है, लेकिन लड़ते नहीं है, मजाक। वैसे ही वो दोनों बैल भी आपस में सींग मिला लेते थे, मजाक करते थे। विग्रह के नाते नहीं, मतलब दुश्मनी के चलते नहीं, केवल विनोद भाव से। विनोद भाव मतलब मजाक, केवल मजाक से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है दोस्तों में। जैसे कोई दोस्त बहुत अच्छे हो जाते हैं तो धक्का मुक्की करने लगते हैं ना, वैसे ही। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों में अगर इस तरह का संबंध न हो तो थोड़ा सा दोस्ती अच्छी नहीं लगती है। दोस्ती मतलब कि एक आध मुक्का देने वाला दोस्ती होना चाहिए, है ना। आप लोग देते हैं ना अपने दोस्त को, एक आध मुक्का दे देते हैं पीठ पे, फिर हंसते हैं, वही। जिस वक्त दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इतना प्रेम था बच्चों, समझो इस बात को, कि जब वो हल में बांध दिए, हल जोतने जाते थे दोनों ना, तो एक बैल सोचता था कि सारा हल का भार मेरे ऊपर पड़ जाए, मेरे दोस्त पे मत पड़े। फिर जब उनको बैलगाड़ी में लगा दिया जाता था, बांध दिया जाता था बैलगाड़ी खींचने के लिए, तो एक दोस्त सोचता था अरे यार मैं ही खींच लेता हूँ, मेरे दोस्त पर कोई आंच न आए, मेरे दोस्त को न खींचना पड़े। समझ रहे हैं? मतलब कि दोनों बैल आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। किसी भी, वो ये नहीं चाहते थे कि मेरे चलते मेरे दोस्त पर कोई असर आए, है ना। फिर जब दिन भर खूब मेहनत करके आते थे, तो जब नाद में उनको बांध दिया जाता था, नाद जानते हैं ना, जिसमें बैल खाते हैं, है ना, उसमें भूसा वूसा मिलाया जाता है, उसको नाद कहते हैं, ठीक ना। तो जब नाद में बांध दिए जाते थे तो अगर एक खाता था तो दूसरा खाता था, अगर एक नहीं खाता था तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था।
इतना प्रेम था दोनों में। सोचिए कितने अच्छे दोस्त रहे होंगे, है ना। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों, क्या होता है, गांव की बात जरा समझिए। गांवों में क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के पास 2 बैल हैं और उसका काम हो गया, मतलब अगर वो अपना खेत जोत लिया, तो उसके अगर कोई दोस्त हैं तो कहते हैं अरे यार सुनो ना, तुम खेत जोत लिए हो ना, तो मुझे अपना बैल दे दो, मैं भी तुम्हारा बैल ले जाऊंगा और अपना खेत जोत लूंगा। तो इसी तरह क्या हुआ कि झूरी काछी जो थे उनके दोनों बैल झूरी का काम पूरा कर दिए, झूरी का खेत जोता गया। लेकिन तभी क्या हुआ कि झूरी की पत्नी का भाई, मतलब झूरी का साला, झूरी की पत्नी का सगा भाई, यानी झूरी का साला, झूरी के ससुराल में पत्नी का भाई रहता होगा, उसको बैलों की जरूरत पड़ी। तो वो गया के पास आया, माने झूरी का साला गया, मैं ऐसे ही बता रहा हूं ना, झूरी की पत्नी का भाई गया। तो गया जो है वो झूरी के पास आया कि जीजा जी मेरे को अपना बैल दे दीजिए ना, मेरी खेती अभी पूरी नहीं हुई है, मैं आपके दोनों बैलों को ले जाऊंगा, अपना खेत जोतूंगा और आपको मेरा काम हो जाएगा तो लौटा दूंगा। तो झूरी काछी को बहुत दुख लगा, वो अपने बैलों को बहुत प्यार करते थे, तो देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत कड़क मिजाज की थी, और भाई मांगने आया है तो पत्नी कैसे मना करेगी। तो अपने पति को बोली, ए सुनिए, मेरे भाई आया है गया, उसको अब दोनों बैल दे दीजिए, वो लेके जाएगा और अपना खेत जोतेगा। तो झूरी अब क्या करते बेचारे, वो हीरा और मोती को बोले ठीक है ले जाइए। अब क्या होता है देखो, संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब, गोई बोलते हैं दोस्त को, दोनों दोस्तों को। कौन दोनों दोस्त? हीरा और मोती को। कहां भेज दिया? ससुराल भेज दिया। किसके साथ भेज दिया? गया के साथ भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं? बैलों को तो मालूम नहीं था कि क्यों भेज रहे हैं। उनको लगा कि अरे हमारे मालिक ने हमको कहां भेज दिया, हमसे क्या गलती हो गई, हमको मालिक ने क्यों बेच दिया। उनको लगा कि कहीं बेच तो नहीं दिया हमको। बैलों को तो मालूम नहीं था कि गया क्यों ले जा रहा है। समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। दोनों बैल समझे कि मालिक, हमको लगता है हमसे मालिक नाराज हो गए हैं, हम लोगों से कोई गलती हो गई है, इसीलिए हमारे मालिक झूरी जो है वो हमको बेच दिए। अपना यूं बेचा जाना उसे अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। अब बैलों को ये अच्छा लगा कि बुरा लगा कौन जानता है। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों तले पसीना आ गया। लेकिन जब गया दोनों बैलों को लेके चले तो दोनों बैल अड़ गए, नहीं जाएंगे। दांतों तले पसीना आ गया, एकदम थक गया जो गया है बैलों को ले जाने में। झूरी तो बोल दिए कि ले जाओ, लेकिन बैल एकदम अड़ गए। बहुत मुश्किल हुआ दोनों को ले जाने में। देखो क्या मुश्किल हुआ, पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं दोनों भागने लगते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, फूं, ऐसा। मतलब गया का बैंड बजा दिए दोनों बैल, नहीं जाएंगे। लेकिन किसी तरह मार पीट करते हुए दोनों बैलों को गया अपने घर ले गया। ठीक, अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। बैल इतने दुखी थे, गुस्से में थे, गया के साथ एकदम जाना नहीं चाहते थे। प्रेमचंद लिखते हैं कि अगर भगवान उन दोनों बैलों को अगर आवाज दिए होते ना, तो वो अपने मालिक से जरूर पूछते कि ऐ झूरी मालिक, हमसे क्या गलती हो गई कि आप हमको निकाल रहे हैं घर से। बैलों को तो यही लगा कि हमको निकाला जा रहा है, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। बैल पूछते कि ऐ मालिक, हमसे क्या गलती हो गई, हम तो आपकी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखे थे, हम तो बहुत तन मन से आपकी सेवा करते थे, क्यों हमें बेच रहे हैं।
भाई उन्हें तो यही लगा ना कि बेच रहे हैं, लेकिन बेच थोड़ी रहे थे, वो तो थोड़ा सा काम करने के लिए दे रहे थे। लेकिन बैल नहीं समझ पाए इस बात को। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, ऐ मालिक और हमसे काम करवा लेते, लेकिन ऐसा क्यों हमें भेज रहे हैं? हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था हमें तो। हम तो आपका नौकरी करते करते मर जाना चाहते थे, हम कहीं नहीं जाना चाहते थे। मालिक हमको मत भेजिए। हमने कभी दाने चारे की भी शिकायत नहीं की, और कभी हम लोगों ने आप जो दिए वही खा लिए, कभी शिकायत भी नहीं की कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर हमने खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? गया को जालिम सोच रहे हैं बैल, क्योंकि गया मारा था ना डंडे से खूब ले जाते समय। तो इस तरह से बच्चों, झूरी काछी ने अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को गया को दे दिया खेती करने के लिए। किसके कहने पे? अपनी पत्नी के कहने पे। ठीक है। और गया इतना मारते हुए उनको ले गया, क्योंकि दोनों बैल अड़ गए थे, जा ही नहीं रहे थे। दोनों बैल सोचे कि ये तो बहुत जालिम आदमी है, बहुत दुष्ट है। दोनों बैल बहुत दुख में पड़ गए कि मालिक ने हमें क्यों बेच दिया, क्यों भेज दिया, क्या गलती हो गई थी हमसे। दोनों बैलों को समझ में नहीं आया, लेकिन दोनों बैल चले गए। अब आगे क्या हुआ? क्या दोनों बैल वापस आ गए? क्या दोनों बैल वहीं रह गए? वहां पे क्या नाटक हुआ? कैसे छूटे? कहीं फंस तो नहीं गए? बहुत सारे सवाल हैं बच्चों। अगर आपको जानना है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप खुद नहीं पढ़ना चाहते, मुझसे सुनना चाहते हैं, तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। और यदि जितना मैंने आपको पढ़ाया उसमें अगर कोई तकलीफ है तो व्हाट्सएप में मुझे अपना प्रश्न भेज दीजिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार।